नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। आज हम यहाँ पर पंजाब से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो हमारा जून महीने का पहला हफ्ता निकला है उसके करंट अफेयर्स देखेंगे। पंजाब पीसीएस का फैकल्टी होने के नाते मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के बेसिक इन डेप्थ कवरेज में लेके जाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट जज को उन्होंने कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया। इस चीज की उन्होंने रिकमेंडेशन दी है किसको? गवर्नर ऑफ पंजाब को, कि आप इनको कंपल्सरी रिटायर कर दीजिए। ये कंपल्सरी रिटायरमेंट क्या है और क्या डिस्ट्रिक्ट जज को हटाना एक कंपल्सरी रिटायरमेंट के बराबर है, ये अलग होता है? आइए इसको समझते हैं। खासकर ये इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में आया बिकॉज ये वही जज हैं जिन्होंने कठुआ रेप केस जो 2018 में पूरे देश को दहला दिया था, जिसने उसी में इन्होंने जजमेंट पास किया था और 6 लोगों को इन्होंने सजा सुनाई थी। अब इनके ऊपर इनको ही कंपल्सरी रिटायर करने की बात ही कही है। क्यों? क्योंकि इन्हों के ऊपर हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट कह रही है कि इन्होंने एक घर बनाया है सरकारी फंड से और इन्होंने परमिशन भी नहीं ली। अब ये बात पर इन्होंने इनको कंपल्सरी रिटायरमेंट होने पर बोल दिया। अगेन मामला इतना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा होगा। तो जो बात वो फॉर्मली कह सकते हैं, उन्होंने ये बात रखी है आगे, और ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो कठुआ रेप केस के जजमेंट जिन्होंने दिया था, वो इंडिया के यंगेस्ट मजिस्ट्रेट थे जब उन्होंने ज्वाइन किया था इन 1993। यंगेस्ट मजिस्ट्रेट थे वो इंडिया के। और कंपल्सरी रिटायरमेंट इनको एक हाउस की कंस्ट्रक्शन विदाउट गेटिंग परमिशन इसलिए मिली है बिकॉज अगर हम जुडिशियल रूल्स पर ध्यान दें तो जुडिशियल रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी आप सरकारी फंड से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, कोई भी काम करवाते हैं, आपको परमिशन लेकर ही करना पड़ेगा। अगर आप इसके बिना करेंगे, दैट विल नॉट बी डन। सेकेंडली, जब कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात आती है तो यहां पर एक मामला जरूर आपको पता होना चाहिए। इनके केस की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो कि पठानकोट सेशंस जज उन्होंने इनकी चीज की इन्वेस्टिगेशन की थी, जो सेशन डिवीजन से हैं। एंड दिस मैटर फर्दर टेकन अप बाय द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब। अब ये जो कंपल्सरी रिटायरमेंट का फैसला है, डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से आया होगा। और जो हमारे शील नागू साहब हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। इससे पहले भी उन्होंने 9 जुडिशियल ऑफिसर्स को कंपल्सरी रिटायर कर दिया, 6 फ्रॉम हरियाणा एंड 3 फ्रॉम पंजाब। अब इनकी पॉलिसी के तहत अगर हम देखें कि क्या हाईकोर्ट कंट्रोल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ऐसे? हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 235 कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का क्या कहता है कि जो भी मामला हो, चाहे वो प्रमोशन का हो, पोस्टिंग का हो, ग्रांट ऑफ लीव का हो, सब कुछ हाईकोर्ट के हाथ में रहता है। हाईकोर्ट अब इनको हटा सकता है, हटाने की पावर गवर्नर के हाथ में है, बट वो हाईकोर्ट से सलाह मशवरा कर कर ही काम करेंगे। तो इसका मतलब हाईकोर्ट हैज सुपरिटेंडेंस, इट हैज कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट। और इसी तरह से अगर आपको पता हो, क्योंकि हम हाई जुडिशरी के बारे में पढ़ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि लो जुडिशरी को कैसे हटाया जाता है। देखिए, अगर हम लो जुडिशरी की बात करें तो उसका प्रोसेस का शुरुआत हाई कोर्ट से होती है। हाई कोर्ट अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, बिकॉज हम जज को सुनवाई का मौका तो देंगे ही देंगे। उसके बाद वो रिकमेंडेशन दे देंगे अगर जज को हटाना है गवर्नर को। और ये सब कुछ एक गवर्नर हाई कोर्ट की रिपोर्ट के हिसाब से करेंगे। एंड एक्टिंग ऑन द हाई कोर्ट रिकमेंडेशन, आर्टिकल 235 के अंडर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाता है। किस आधार पर ये काम कर सकते हैं? अगर आपका कंडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, कंडक्ट मतलब आपके बिहेवियर में, आपके काम करने के तरीके में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, जो हमारे जज के केस में, तेजविंदर सिंह जी के केस में हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखें, आप कंपल्सरी रिटायरमेंट किस आधार पर करेंगे? द सेम ग्राउंड्स एज रिमूवल, उन्हीं के आधार पर। और स्टेट वाइज रूल्स चेंज होते हैं, जुडिशियल रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में 58 की एज के बाद, कुछ स्टेट्स हैं जहां पे 50 एज के बाद भी कर सकते हैं, कुछ में 55 एज के बाद कर सकते हैं। तो ये स्टेट स्पेसिफिक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये स्टेट स्पेसिफिक है। फर्दर हम देखें तो इसमें पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है। अगेन ये वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर है। हिफाजत मतलब सिक्योरिटी की बात हो रही है। ये जितनी वुमेन या चिल्ड्रन जो वायलेंस फेस करते हैं उनके लिए है, एंड दिस इज ऑन द इंटरनेशनल वुमेन डे। अब इसमें हम देखें
तो डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट के लिए शायद आपको ना पता हो, जब कोविड-19 का समय था सभी घर पर थे, वहां पर ना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें आप शॉक हो जाएंगे कि मैक्सिमम केसेस अगर हम देखें, मैक्सिमम केसेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा वुमेन वायलेंस के या हरासमेंट के केस पंजाब से आए थे पूरे देश में। तो यहां पर जो प्राइमरी गोल है वो है एलिमिनेट द फियर, जो किसी के ऊपर भी अत्याचार से ये किया जाता है उनका डर मिटाना है हमने प्रोजेक्ट हिफाजत से। पंजाब ने हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस को बैन करने की बात की है कि हमने उनकी सीड्स को बैन कर दिया। अब ये जो हाइब्रिड सीड है इसकी वजह से जो फार्मर कम्युनिटी है बहुत नाराज है। वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये वैरायटीज से हमें बहुत फायदा मिलता है। पहली बात तो जल्दी उग जाती है, जल्दी फसल हो जाती है हमें, और हमारा ये पानी वगैरह भी कम लेती है। जबकि सरकार का बिल्कुल उल्टा दावा है, सरकार कह रही है कि नहीं ये पानी ज्यादा लेती है। तो इनके बीच में एक टसल वाली बात खड़ी हो गई है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। और आपको पता है पंजाब के जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, अगर जो अंडर वाटर जो रिजर्व्स हैं लगभग 75% ओवर एक्सप्लॉइटेड है। तो बहुत एक गंभीर मामला निकल कर आ गया है। और उन्होंने ये भी बोला है पंजाब सरकार ने कि ये जो डिसीजन है इसलिए लिया गया बिकॉज ये वैरायटी ऑफ जो राइस है, पहली बात तो जब आप इसको प्रोसेसिंग करते हो टूट भी जाता है ये, तो इसका आपको इतना ज्यादा आगे प्राइस भी नहीं मिलेगा, और ऊपर से पानी भी बहुत ज्यादा पीता है ये, तो मत इसको लगो। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। अब हम बात करें पंजाब की, तो ये मेजर पैडी प्रोड्यूसर है कंट्री का, अप्रॉक्सीमेटली 3.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया आ जाता है। और हाइब्रिड वैरायटीज जो हैं वो लगभग 5 to 6% होती हैं इस एरिया का, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। बट फार्मर्स कहने हैं कि देखिए जी हमारे लिए फायदेमंद चीज़ है तो आप इसको मत करें। और इसमें अगर हम वैरायटीज देखें, पूसा 44 इज वन ऑफ दोज हाइब्रिड वैरायटीज। अब लीगल एक्सपर्ट्स का कुछ कहना है, वो कह रहे हैं सीड एक्ट 1966 के अंडर, इसके अंडर हम ये जो क्वेश्चंस हैं कि सीड एक्ट के अंडर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी सीड को डिक्लेयर कर दिया है फॉर यूजेज बाय द फार्मर्स, स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती, बैन नहीं कर सकती। तो ये एक मामला है जो अगेन एक लीगल टसल में फंस जाएगा जाकर कि आप इसको बैन नहीं कर सकते, आप रेगुलेट कर सकते हो। इस वजह से फार्मर कम्युनिटी हैज कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंडली आप बात देखें, अब ये ताज़ा रिपोर्ट है, बहुत हाल फिलहाल में आई है कि पंजाब सरकार ने, पंजाब कैबिनेट ने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1958 को अमेंड करने की बात की है। इन्होंने अपनी तरफ से, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, अब ये विधानसभा से पास करवाकर इसको अप्लाई कर देंगे। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जिन भी शॉप्स में 20 या 20 से कम वर्कर्स या हेल्पर्स काम करते हैं उनको हमने कंप्लीटली छूट दे दी है। उनको किसी भी तरीके से कोई कंप्लायंस, सरकारी किसी बोझ, कोई पेपर वर्क में नहीं फंसना है। यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू योर वर्क, आपको कोई दिक्कत, कोई तंग नहीं करेगा। और यहाँ पर इन्होंने जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके ऊपर जो बर्डन है उसको कम कर दिया। तो इसका मतलब दुकानदारी करनी आसान हो गई है पंजाब में। अब अमेंडमेंट जो इन्होंने शॉप्स एक्ट को किया है, वहां पर लगभग पंजाब में 95% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस को फायदा पहुंचेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इट्स अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन पंजाब। जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहां पर 20 से कम वर्कर काम करते हैं, आपको पता होगा जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन जो है वो कैसे होती है, या तो आपके यहाँ पे 10 वर्कर से ज्यादा काम करते हैं विद इलेक्ट्रिसिटी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो 20 वर्कर से ज्यादा काम करते हैं, तो अगेन हम वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर कुछ फंस रहे हैं वहां पर। तो इसका मतलब 20 से कम वर्कर की बात हुई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी विद है तो ऑर्गेनाइज्ड होगा, अगर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आते होंगे। तो इसलिए इनको छूट दे रहे हैं ताकि ये सिर्फ एक बार अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दें, बेसिक इंफॉर्मेशन बता दें हमें अपनी, दैट्स इट। आपको कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं है आगे। कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू लेबर, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हम लेबर के विद रिस्पेक्ट आपसे कोई कंप्लायंस की मांग नहीं कर रहे उसके बाद, ठीक है। और इसमें देखिए आप कि शॉप्स, ऑफिसेज, स्टोर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कार मैकेनिक, सभी इसमें आ जाएंगे जो स्टॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में कवर हो रहे हैं एज पर द लेबर मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब, दैट इज अ सौन साहब। एंड यहां पर देखें ये अब करना क्या है इनको,
इनको ये करना है कि जैसे ही एक्ट पास हो जाएगा विद द अमेंडमेंट, तो उसके 6 महीने के अंतराल में, उसके 6 महीने के भीतर आप अपने आप को रजिस्टर कर दें विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अगर आप उसके बाद बिजनेस लॉन्च करते हैं तो आप बिजनेस लॉन्च करने के 6 महीने के भीतर भीतर अपने आप को रजिस्टर कर दें एक बार, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। और एक और बात है, इसमें सेक्शन 26A डालने की मांग हुई है जो कि सरकार ने किया। दैट इज वेरी गुड कि शॉपकीपर्स को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा कोई भी लेबर इशू होता है तो कैसे इसको सुलझाया जाएगा कि एक अथॉरिटी बनाएगी सरकार जो आपका फाइन का ऑलमोस्ट 50% के अंदर आपका जो भी फाइन बनता है उसमें 50% के भीतर भीतर वो सेटलमेंट कर देंगे। सो दैट इज दे आर सेइंग कि आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। बट इसी के साथ साथ एक और बात भी हो रही है कि कोई भी नोटिस अगर जाता है किसी शॉपकीपर को, किसी एस्टैब्लिशमेंट को, तो 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद ही आप सेकंड नोटिस सेंड कर सकते हैं। एंड फर्दर नोटिस के लिए भी आपको इतना ग्रेस पीरियड देना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयज की बात करें बच्चे, एम्प्लॉयज की बात यह है कि एम्प्लॉयज के लिए भी ये एक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। कैसे? क्योंकि उनको ओवर टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। ओवर टाइम का ड्यूरेशन देखिए 50 घंटे से 144 आवर्स कर दिया गया एक क्वार्टर के भीतर। दैट इज योर विद इन योर 3 मंथ्स। और आपका डेली लेवल पे जो वर्किंग शेड्यूल है, जो 10 घंटे अलाउड था, अब उसको 12 घंटे कर दिया गया है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? तो लिखा है स्प्रेड, डेली स्प्रेड ओवर पीरियड। इसका मतलब जो आपका रेस्ट पीरियड है और जो वर्किंग टाइम मिलाकर बोल रहे हैं, पहले 10 घंटे तक अलाउड था, 12 घंटे है। और इसमें देखिए अगर 12 घंटे तक अलाउड है तो आप 9 घंटे के ऊपर जितना भी काम करेंगे वो डबल टाइम में आएगा, वो ओवर टाइम में आएगा और उसकी आपको डबल पे मिलेगी। दैट इज गिवन। और अगर हम बात करें वीक की, तो जो भी आप 48 घंटे से ज्यादा काम करेंगे हफ्ते में, वो भी आपका डबल पे में आ जाएगा। पंजाब की एक सक्सेसफुल जर्नी निकल कर आई है किस मामले में? सक्सेस विद द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कि इन्होंने इस स्कीम के अंदर जितना फंड था वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिया। द स्टेट यूटिलाइज इट्स एंटायर एलोकेशन, जो कि लगभग 4000 करोड़ का है, सिक्योरिंग एन एडिशनल दिस मच करोड़ फ्रॉम द सेंटर। क्या फिगर्स मैटर करती है? नहीं, बट ये मैटर करता है कि इन्होंने ऑल जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसको फुली यूटिलाइज कर लिया है। अब इसमें देखिए ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसको लगभग 5 साल पहले लॉन्च किया गया था। और जो मीडियम है वो इस तरह से है कि आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग मिलेगी। मतलब आप अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं, और स्पेशली पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज पे। फॉर एग्जांपल हमने ग्रामीण मंडीज लगानी है, हमें उसके बाद कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, इन सब के लिए आपको मिल जाएगा ताकि आपके लॉसेस खत्म हो सके, प्रोसेसिंग ज़्यादा बढ़िया हो सके। अब कौन कौन है जिसको मिलेगा, इसमें आपका एमसीक्यू आके फंस सकता है कि किस किस को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए फार्मर्स को, एग्रीप्रेन्योर्स को, जो एंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चर फील्ड में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलेगा, स्टार्टअप्स को भी मिलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी मिलेगा बच्चे, एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। इन सबको जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर लाभ मिले, इन सबको मिलेगा। ये दी टॉक ऑफ द पंजाब है आज के टाइम पर, बिकॉज ये जो पॉलिसी है ये करंट अफेयर मई एंड से लेकर जून तक कैरी ओवर हो रहा है आपका लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में। लैंड पूलिंग क्या होती है, और पंजाब ने ये बात की है कि हम लैंड पूलिंग पॉलिसी जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें आपको लगभग 400% रिटर्न मिलेगा, और आपके लिए 100% वॉलंटरी है, जिसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने मोहाली में भी स्टेप्स लिए हैं, इजी रजिस्ट्री शुरू कर दी है। इसके संदर्भ में इन्होंने अर्बन एरियाज में और भी लैंड एक्विजिशन के लिए प्रोजेक्ट्स की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। अब यहां पर देखिए जो 100% वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात करें, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपको अपना लैंड पूलिंग में डालना है लैंड, आपकी टोटल मर्जी है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको रिटर्न लगभग 400% मिल जाएगा। इसको थोड़ा समझेंगे ये कैसे हो रहा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर ही क्यों आए हो आप? पहली बात, क्योंकि आपको है कि हम बहुत सारी टाउनशिप्स बनाना चाहते हैं स्टेट में। देखिए अब क्या हो गया कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, पंजाब के शहरों में एक प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन नहीं है। चंडीगढ़ पंजाब का पार्ट नहीं है, चंडीगढ़ सेपरेटली एक यूटी है, तो पंजाब के किसी भी शहर में आपको प्लान डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जनता आ रही है, जैसे जैसे लोग और आ रहे हैं, तो वो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं बिकॉज वहाँ पे सस्ता होता है। तो हम लैंड पूलिंग करके शहर के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर टाउनशिप्स क्यों नहीं बना सकते? तो वो कह रहे हैं वी वांट अफोर्डेबल हाउसिंग, और इसलिए हम रैपिड अर्बनाइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है,
ये कुछ आप एक तस्वीर देख सकते हैं। और इन्होंने इसी के संदर्भ में जस्ट उससे कुछ पहले इन्होंने लुधियाना शहर में 24,000 एकड़ लैंड अक्वायर करने की बात की थी, पूलिंग की नहीं, अक्वायर करने की, जिससे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला इनको। इनफैक्ट ऑपोजिशन ने यह भी कह दिया कि सरकार पंजाब की प्रॉपर्टी डीलर बन रही है अब। ठीक है, अब एक बात समझें, हम लैंड पूलिंग करते कैसे हैं, हाउ डू वी एक्चुअली डू इट। अब यहां पर हमें स्मॉल लैंड पीसीस को इकट्ठा करना है ताकि हम एक लार्ज लैंड पूल बना लें। ठीक है, इसको एक मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, यहां पर यू माइट बी एबल टू सी। ये देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि ये शख्स राजी है अपना लैंड बेचने के लिए, सरकार को ये भी राजी है, ये राजी नहीं है, ये राजी नहीं, ये भी राजी है, ये भी राजी है, एंड इनका डाइसी अभी पता नहीं है। क्या मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर सकता हूं? कैसे करूंगा? अगर मुझे ऐसा प्रॉपर एक प्लानिंग बनाना है तो मुझे इनका लैंड भी जरूरत पड़ेगी, इनकी लैंड भी जरूरत पड़ेगी, बट दे माइट नॉट बी रेडी टू सेल द लैंड, बिकॉज लैंड एक सोशल स्टेटस है आज के टाइम पर। तो यहां पर अगर आप नजर डालें यहां पर सभी, तो इसको अगर आपको अक्वायर करना है तो आप एक तरीका अपना सकते हैं जो कि है लैंड पूलिंग, जिसमें आपकी मर्जी है, आप लैंड डाल दीजिए, लैंड की ओनरशिप जो है वो आपके नाम पर रहेगी, उसका कुछ रिटर्न आपको मिल जाएगा जिसकी वैल्यूएशन एटलीस्ट 4 टाइम्स होगी जो आपकी ओरिजिनल पीस ऑफ लैंड की थी। मतलब अगर आप, लेट मी राइट इट हियर, अगर आप लेट से आप 100 यूनिट्स ऑफ लैंड पूल कर रहे हैं तो लगभग ये आपको कुछ 30 यूनिट्स के आसपास रिटर्न कर देंगे आपकी ओनरशिप के अंडर, जिसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 100 थी 100 यूनिट्स की, तो इसकी वैल्यू होगी 400 के आसपास। तो बेसिकली वो आपकी लैंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं, आपको लैंड एरिया उतना वापस नहीं मिलेगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, ये स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड को एक लार्ज पूल में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद वो जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाएगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल्स बनाने हैं, रोडवेज बनाने हैं, आपको शॉप्स बनानी है, कुछ भी आप बनाना है बनवाइए। ठीक है, बट इन सबको बनाने के लिए एफर्ट लगेगा, इस पर भी वापस आते हैं। ठीक है, इन सबको बनाने के लिए एफर्ट लगेगा। देखिए आपने इस तरह बनाया, आपने उसमें कुछ लैंड जैसे ABCD देखिए, सपोज करते हैं सबने लैंड पूल कर लिया, पहले रोड ऐसा निकल रहा था, अब एक प्रॉपर प्लानिंग से हो गया काम। ये जो पार्ट है ये इन्होंने सबको कम्युनिटी को यूज करने के लिए लैंड दे दिया, कॉमन लैंड दे दिया, बाकी सब गवर्नमेंट ने, ये बाकी सब जो ओनरशिप है उसको भी डिस्कस करते हैं कैसे रहेगा। ये देखिए, ये इन्होंने क्या किया, लेट्स से हम F की बात कर रहे हैं तो F ने अपना ज्यादा लैंड दे दिया, लेट्स सपोज करते हैं, तो इतना पीस ऑफ लैंड उनको वापस कर देंगे कि ये आपका खुद का पर्सनल यूज के लिए है, बाकी का सरकार के पास रहेगा। ठीक है, वो क्या करेंगे इसका, इसमें क्या होगा कि जैसे ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, राइट, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस पे ऊपर रोड्स बन गए हैं, रेलवेज बन रहे हैं, टाउनशिप्स बन रहे हैं, उसको बनाने की कॉस्ट है, उसको बनाने की कॉस्ट है। तो जो रेस्ट ऑफ द लैंड है, जो यहां पर ये जो बन गया है, ये एक्चुअली इसकी जो ओनरशिप रहेगी, जो जो इसके ऊपर कुछ बनाना चाहता है, लेट्स से स्कूल बनाना चाहता है, रोडवेज बनाना चाहता है, उसको ओन करना चाहता है, उसको उस लैंड को खरीदना पड़ेगा, दे हैव टू पे फॉर इट। और दूसरी बात, जो एक कॉमन लैंड है वो तो सबके पास आ गया, जो डेवलप करने की कॉस्ट है वो रिकवर यहीं से होगी जब सरकार इस लैंड को किसी और को बेचेगी। लेट्स से स्कूल को चाहिए, किसी ट्रस्ट को चाहिए, हमें लेना है, तो वो जो डेवलप किया है ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कॉस्ट रिकवर करेगी इनसे। तो जो लैंड ओनर था उसको क्या मिला, उसने अपना लैंड दे दिया, उसको 4 टाइम्स वैल्यू पे जितना लैंड एरिया बनता है वो वापस मिल जाएगा, वो उसको वापस मिल जाएगा, पर्सनल यूज के लिए उसका रहेगा वो, बाकी का लैंड अब आपका नहीं रहा। और उसको जो भी लेना चाहता है, जो भी उसको खरीदना चाहता है, उससे जो भी उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसकी कॉस्ट बढ़ाकर फिर उसको वो लैंड खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से लैंड पूलिंग काम करता है। यहां पर आप एक बार नजर दें सब कि आपको करना क्या है, लैंड ओनर्स विल हैव टू हैव द ऑटोनॉमी टू यूटिलाइज द डेवलप्ड लैंड, वो उनका रहेगा एज ए सी फिट कि उनको इसको सेल करना है या खुद के लिए यूज करना है, वो उनकी पास रहेगी। ठीक है, इसकी कुछ एक इन्होंने कैलकुलेशन भी ऐसे बताई है कि सरकार उस लैंड को सेल तो करेगी ही करेगी, क्योंकि उनको क्या करना है, जो डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कॉस्ट भी तो रिकवर करनी पड़ेगी, वो उसको सेल कर सकती है। और इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में LARR एक्ट है, जो कि हम बहुत पॉपुलरली कहते हैं लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसके
दरमियान इसके तहत ही लैंड एक्वायर किया जाता है। अभी तो लैंड पूलिंग की बात करें, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। लैंड एक्विजिशन की बात करें तो इसके अंदर एटलीस्ट आपको 80% लैंड ओनर्स का कंसेंट चाहिए होते हैं लैंड एक्वायर करने के लिए, और अगर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो 70% लोगों का कंसेंट चाहिए होता है। ये जो लैंड एक्विजिशन की बात करें तो ये 7th शेड्यूल में आपका थर्ड लिस्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें भी आ जाता है। एक तो लैंड आपका स्टेट सब्जेक्ट तो है ही, बट इसमें भी आ जाता है। आप बोलेंगे LARR एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, सर लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो ये कैसे बना सकते हैं? क्योंकि ये जो एक सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, इसलिए पार्लियामेंट भी उसके ऊपर लॉ बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो ये किसी भी स्टेट की विधानसभा के लॉ के ऊपर आ जाएगा, राइट। अब जो पंजाब में लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का चलता आ रहा है उसमें काफी ज्यादा फ्लॉज हैं। क्यों? इसमें कंसेंट की बात ही नहीं है, कंपल्सरी एक्वायर कर सकते हो लैंड, जबकि हमने बताया कि अब जो LARR एक्ट चल रहा है उसमें 80% कंसेंट चाहिए इफ यू आर एक्वायरिंग द लैंड, और 70% चाहिए अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन कुछ है ही नहीं, ब्रिटिशर टाइम का एक्ट है। इसमें हमने काफी नैरो कर दिया है कैटेगरीज को, और यहां पर क्या पार्टिसिपेशन है लैंड ओनर्स का? बहुत लिमिटेड है, कंपलसरी हम एक्वायर कर रहे हैं। यहां पर मैंडेटरी सोशल इंपैक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है लोकल लोगों से फीडबैक लेके कि उनको क्या फर्क पड़ेगा लैंड एक्वायर होने से, ठीक है। और एक और चीज देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पर लैंड पूलिंग का प्रावधान है? यहां पर है ही नहीं, यहां पर है। सो अब लैंड पूलिंग अगर कर रही है तो गिवन लॉ जो कंट्री में चल रहा है उसके अंडर दिस इज अलाउड। और कॉम्पनसेशन मार्केट वैल्यू पे इसमें भी मिलता है, बट इसमें देखें अगर आपका अर्बन एरिया है तो कॉम्पनसेशन ट्वाइस द मार्केट प्राइस, रूरल एरिया ट्वाइस द 4 टाइम्स द मार्केट प्राइस, ठीक है। प्लस आपको सोलेक्टियम मिलता है, वो क्या होता है? वो कॉम्पनसेशन होता है, वो भी लगभग 100% मिल जाता है पंजाब में, ठीक है। अब उसके बाद देखें रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन का कोई स्कोप नहीं था पुराने लॉ में, कुछ नहीं था। यहां पर हमने डाला हुआ कि आपको इसको एक टर्म बोलते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस। आपको प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस को एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको आपको जॉब देना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिटर्न ऑफ अनयूज्ड लैंड इसमें नहीं था, इसमें है। विद इन 5 years यू हैव टू डू इट, यू हैव टू रिटर्न इट टू द ओरिजिनल ओनर्स, ठीक है जी। अब एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ पड़ जाए कैसे वो 4 गुना होगा। अगर सपोज करें आप अपना लैंड दे रहे हैं, राइट, जिसकी एक मार्केट वैल्यू है, इधर लिख देते हैं, इसकी एक मार्केट वैल्यू है 1.25 करोड़। वो हमने कैसे कैलकुलेट की? यहां पर देखें, हमने यहां पर 30 लाख लगा लिया। 30 लाख पर जो यूनिट है वो हमने लगा लिया कि 30 लाख इंटू योर जितने आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे 30 लाख ये बन गया, ठीक है। जो आपका रूरल एरिया है उसको मैं लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है, प्लस आपका सोलेटियम होगा, तो कितना होगा? ये सोलेटियम भी आपका 100% है, तो कितना हो जाएगा ये? 60 लाख प्लस 100% मोर 1.2 CR, और 30 लाख आपकी एक कलेक्टर रेट है, मतलब आपका रेवेन्यू रेट है जो आपको रेवेन्यू ऑफिस तहसीलदार ऑफिस से पता चल जाएगा। 30 लाख उसका रेट है उस लैंड का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने इसके ऊपर ये आप मैं सपोज कर रहा हूं ये 1000 स्क्वायर यार्ड का लैंड था, 30 लाख जिसकी वैल्यू थी रेवेन्यू में, फिर उसको ट्वाइस रेट पे मैं आपको कॉम्पेंसेट करूंगा जब भी मैं उसकी वैल्यू लगाऊंगा, प्लस 100% कॉम्पेंसेशन। अब कमर्शियल एरिया देखिए, अब इसमें से मैं 200 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल एरिया आपको वापस कर दूंगा। तो अब आप बोलेंगे 200 स्क्वायर यार्ड दे देंगे, आपने लिया मुझसे 1000 था, ये कैसे बात बनी? ये तो आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। नहीं, इसमें देखिए आप, अगर मेरा जो 1000 स्क्वायर यार्ड लैंड था जिसको मैंने 30,000 पर स्क्वायर यार्ड से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद मैंने वैल्यू में आपका जो मैंने निकाला था 1.2 CR, अब मेरी वो वैल्यू 4.2 CR है। कैसे? ये देखो, जो 1000 स्क्वायर यार्ड था उसको 30,000 से किया, जो कि आपका बन गया दैट इज योर, ये आपका आ जाएगा 3 CR, राइट, प्लस आपका 200 स्क्वायर यार्ड इंटू 60,000 कर दिया मैंने, कितना आ गया वो? 1.2 CR। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 4.2 CR। तो ये वैल्यू आपकी जो लैंड की है ये आपकी 4.2 CR आ जाएगी, और ये आपको इतना हम वापस दे देंगे। तो बेसिकली हम ये कर क्या रहे हैं, हमने आपसे लैंड लिया, लेट्स से मैंने ले लिया 5000 स्क्वायर यार्ड, मैंने 2000 स्क्वायर यार्ड ले लिया, उसका हमने ये बताया कि किस तरीके से हम आपको वापस करेंगे। उसका 1200 स्क्वायर यार्ड कैसे बनेगा? 1000 स्क्वायर यार्ड हमने मोस्टली रेजिडेंशियल रखना है, और जो कमर्शियल होगा उसका भी हम कुछ वापस करेंगे आपको।
तो आपको अगर लैंड मिल रहा है 1.2 CR का, ले रहे हैं आपसे, तो आपको 4.2 CR वापस करेंगे। एक्वायर नहीं कर रहे, पूल कर रहे हैं, 100% वॉलेंट्री है, आपकी मर्जी, आप करिए। आपको नहीं गवा रहा, आप मत करिए, आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। सो ये हमारे कुछ वीकली करंट अफेयर थे जो कि पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब स्टेट की तरफ से, और ऐसे जो करंट अफेयर्स हैं हम आपसे हर सप्ताह शेयर करते रहेंगे। दैट विल कीप कमिंग एंड यू कैन लॉग ऑन एंड यू कैन चेक आवर चैनल रेगुलरली। एक और बात, स्टडी IQ PCS पर हम फ्री टेक अवेज दे रहे हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर बस ज्वाइन करना है, आपको लिंक मिलेगा, छोटा सा टेस्ट होगा आपका। उसके बाद जो स्टडी IQ की पेड बैचेस की टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका एक मेरिट बनेगा, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसके लिए कुछ आपको डिसीजन नहीं करना और, ठीक है। सो आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीक करंट अफेयर्स। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके जी।